काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को मैं डॉक्टर शबनम अपना आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। कल 4 फरवरी है, वर्ल्ड कैंसर डे यानी विश्व कैंसर दिवस। इस मौके पर आज हमारे साथ हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंसर विभाग के विश्वविख्यात कैंसर सर्जन प्रोफेसर एच.एस. शुक्ला सर। सर, काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है, खैर मकदम है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमको इस अच्छे काम के लिए ले आई जिसमें मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं और कैंसर पेशेंट्स को कुछ आराम मिल सके। आपका बहुत धन्यवाद। काशी कला कस्तूरी का मैं बहुत आभारी हूं। सर, काशी कला कस्तूरी भी आपकी आभारी है कि आप बहुत ही आपके पास टाइम वक्त नहीं होता है और आज मैं अपने दर्शकों से बताना चाहती हूं कि आज सर को देर हो गई थी क्योंकि एक केस आ गया था और उस सिलसिले में आप ऑपरेशन में थे, इसलिए लेट भी हो गया क्योंकि सर के पास वक्त बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन वक्त की खुरचनों में से हमको देते हैं और हम उसका यूटिलाइज करते हैं ताकि हमारे दर्शकों को, हमारे श्रोताओं को कुछ फायदा मिल सके। मेरे पास वक्त तो इसी काम के लिए होता है जिस काम में आपने हमें लगाया है, और किसी काम के लिए वक्त नहीं होता। तो आप बताइए। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही सर कि इस पर, लेकिन ये है क्योंकि हॉस्पिटल, ऑपरेशन, मरीज देखना, आपके पूरे टाइम आपका वक्त इसमें होता है, लेकिन उसमें से मैं भी चुराती हूँ आपका वक्त। और सर, जैसा कि हमारे दर्शक भी जानते हैं, हमारे इनविटेशन में भी था कि हम आज बात करेंगे कैंसर के अनछुए पहलू पर, और कैंसर क्यों, कैसे, क्या है, और समाज का जो कैंसर पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, समाज का रवैया उन पर, उनके साथ कैसा होना चाहिए, और उनको जो हमारा मुआशरा है, हमारी जो सराउंडिंग है, उनके लिए उनका किस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। तो सर, हम लोग बात कर रहे हैं, आपसे पूछना चाहते हैं कि कैंसर क्यों और कैसे, और समाज का क्यों, क्या रवैया होना चाहिए कैंसर पेशेंट के लिए, क्योंकि जितनी दवा फायदेमंद है उसके लिए, उतना ही उसकी सराउंडिंग, समाज, मुआशरा, उसके लोग, और एक एटीट्यूड, अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड। जी सर। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। डर बहुत बड़ी चीज होती है और कैंसर के नाम से लोग डरते हैं। बहुत एक कहावत भी है, व्हाट इज इन द नेम, लेकिन नाम में बहुत कुछ है। देखिए ना, एक फिल्म आई थी बहुत पहले, शोले नाम था उस पे गब्बर नाम का आदमी कहता था कि अब बच्चे सो जाते हैं उसके नाम से डर के मारे। तो वही हाल कैंसर का है। कैंसर गब्बर हो गया है, उसके नाम से डर लगता है, उसके नाम से डर तमाम विविधाओं को लेके लगता है। जो आपने बहुत अच्छा सब्जेक्ट दिया है, आप विदुषी हैं, कि अनछुए, कैंसर के अनछुए पहलू जो हैं, वो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट आपने दिया है, और वो इसी डर को किसी तरह से कम करने में सहायक होता है। सबसे बड़ा, अगर मैं बोलता रहूं या आप क्वेश्चन पूछेंगे? नहीं सर, आप बोलते रहिए, आपको सुनना है आपकी चीजों को, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है इतने लोगों का, इतने मरीजों का। जी सर। तो डर डर अज्ञानवश लगता है, ये तो आप जानती ही हैं, सब जानते हैं। जो अगर ज्ञानी है उन्हें डर नहीं लगेगा, जो अज्ञानी है उन्हें डर लगेगा। वो बच्चा जो गब्बर के नाम से डरता है वो अज्ञानी है, इसीलिए डरता है। हौवा जिसको बोलते हैं, हौवा खड़ा कर दिया, कैंसर का हौवा। कैंसर का हौवा इसलिए खड़ा हुआ शबनम जी, क्योंकि एक जमाने में कैंसर लाइलाज होता था। वो इसलिए कि शुरू में इसमें दर्द नहीं होता है, और जब ये दर्द करने के स्टेज में आता है तो इसका स्टेज 4 हो चुका होता है, यानी ये लाइलाज हो चुका होता है। और हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, जब तक दर्द न हो तब तक उसको लोग सहते हैं। जब तक गले तक पानी ना आ जाए लोग नहीं बॉदर करते हैं। तो इसीलिए, और फिर उस स्टेज में ठीक नहीं होता है,
इसीलिए इसका नाम हो गया है बदनाम। वैसे स्टेज 1 में, स्टेज 2 में ये बिल्कुल क्योरेबल डिजीज है। और आजकल तो हम जी लोगों की बाँछें खिल जाती हैं अगर कोई मरीज एक स्टेज में या 2 स्टेज में आता है, तो इतने कम खर्च में वो क्योर हो जाता है। और यही चेतना जगाने की एक बात होती है जिस पे हम सब लोग कोशिश करते रहते हैं। हर मरीज हमारा क्लासरूम होता है, उससे पूछते हैं क्या तकलीफ है, फिर उसको ये भी कहते हैं कि तंबाकू मत खाना, कहीं गांठ हो जाए तो जल्दी आना, घर में भी सबको बताना। इस तरह से हम लोग अपना नॉलेज मल्टीप्लाई करते रहते हैं मरीजों के साथ। तो जो अनछुए पहलू है कैंसर का, सबसे बड़ा जो हमें देखने को मिला यहाँ काशी में, कि लोग सोचते हैं कि कैंसर छूत की बीमारी है, और इसीलिए वो कहते हैं बच्चे को दूध पिलाएं कि नहीं, अलग कमरे में रहें कि नहीं, बच्चे को खिला सकते हैं कि नहीं, कोई इनसे बात कर वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं ये बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कैंसर छूत की बीमारी नहीं है। ये किसी किस्म से छूत की बीमारी ये नहीं हो सकती। लोग तर्क देते हैं कि एक ही घर में 2 जने को हो गया, या 3 जने को हो गया, या एक मोहल्ले में 4 जने को हो गया, तो छूत का ही होगा। ऐसी बात नहीं है। कैंसर को जो पैदा करते हैं वो चीज़ें, जैसे तंबाकू खाना है, बहुत से लोग तंबाकू खा रहे हैं, अगर 100 लोग खाएंगे 10 साल तो 5-6 को कैंसर हो जाएगा। अगर वो घर में ही है, पिता पुत्र हैं, तो वो कहेंगे छूत छूत नहीं है, वही तंबाकू की है। हमारे पास पेशेंट हैं जिसमें नाती, उसका फादर और उसके पिताजी, तीनों को मुंह का कैंसर, तीनों का मैंने ऑपरेशन किया, तीनों की फोटो है मेरे पास। तो ये छूत की बीमारी नहीं है, ये उसी सब्सटेंस के घर में होने की वजह से है। कैंसर अदरवाइज अनुवांशिक होता है, तो वो एक से दूसरे में ट्रेवल नहीं करता, वो सेल के अंदर ही रहता है, वहीं अपना प्रभाव दिखाता है। तो ये बहुत जो अनछुआ पहलू है कि कैंसर छूत की बीमारी है, ये गलत है। ये छूत की बीमारी नहीं। ये बहुत बड़ा, अगर लोग इसको समझ लें तो उनको घर में जो उनके कैंसर के पेशेंट हैं उनकी देखभाल करने में बहुत उनको कॉन्फिडेंस आएगा, वो जी इनकरेज जी होंगे इस बात बिल्कुल। से। जी जी एक इंसिडेंस मैं बताऊं, बहुत दिनों पहले एक एक महिला का हमने स्तन का कैंसर का इलाज किया था। वो एक कॉलेज में पढ़ाती थी। इलाज के बाद जब वो घर गई तो उनको उनको कहा गया कि अब आपकी नौकरी यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ सब लड़कियाँ पढ़ती हैं और आपको ये स्तन का कैंसर है, तो ये खतरा है। तो बेचारी 1-2 महीने तक शॉक में थी। उसके बाद जब फेलो के लिए आई, फॉलो अप के लिए, तो उन्होंने हमें बताया। तो मैं उसी वक्त उनके साथ उठ के चला गया, यहीं बनारस में ही कॉलेज था, वहाँ प्रिंसिपल के कमरे में जाके मैंने उनको समझाया, और रुष्ट भी हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहरहाल उनको फिर से रीइंस्टेट किया गया। तो ये मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है। और रोज जो मैं कैंसर के पेशेंट देखता हूँ, वो पूछते हैं कि छूत की बीमारी तो नहीं है। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि इस तरह से अगर हुआ तो पेशेंट तो और जल्दी उसके ऊपर तो कहते हैं हिम्मत और हौसला बहुत बड़ी चीज है कैंसर को बचाए, कैंसर के मरीज को बचाए रखने के लिए, उसको सरवाइव करने के लिए। लेकिन अगर हमारे सराउंडिंग और हमारा इस तरह से माहौल रहा तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर उस मरीज के लिए। जी सही जी, अब कहा। आप देखिए ना, कोरोना छूत की बीमारी है, देखिए क्या हाल हो रही है, हम अपना मुंह छुपाए घूम रहे हैं। और दूसरी दूसरी जो अनछुआ पहलू है कैंसर का, कि इसका अनुवांशिक होने में कितना रोल है, कितना ये अनुवांशिक होता है। तो हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे ये मॉलिक्यूलर रिसर्च चल रही है और जेनेटिक रिसर्च चल रही है, वैसे वैसे बहुत से कैंसर पाए जा रहे हैं कि वो फैमिलीज में उनका कुछ न कुछ रोल होता है। जैसे स्तन कैंसर बहुत कॉमन होता है, औरतों में नंबर 2 कैंसर है भारतवर्ष में। तो ये अनुवांशिक हो सकता है। एक एक जीन होता है BRCA1 और 2, अगर है तो ये जरूर होगा। और ये खाली
स्तन के लिए ही नहीं बट अंडाशय के लिए भी, महिला के अंडाशय के लिए भी ये जिम्मेदार होता है, और भी स्टमक वगैरह में ये अपना रोल अदा कर सकता है। तो इसकी जांच पड़ताल हो जाती है। अगर ये जांच में कोई ऐसा पाया गया तो उसको क्लोज फॉलोअप में रखते हैं। और विदेशों में तो जहाँ ये बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड है या ब्रिटेन का वेल्स है, वहाँ पे अगर ये अनुवांशिक कोई पाया जाता है जिसको ये BRCA है, तो जन्म के साथ ही उसके ब्रेस्ट की डिस्क निकाल देते हैं, तो ब्रेस्ट नहीं होती है। बाद में आर्टिफिशियल ब्रेस्ट लगा देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो प्रिवेंटिव मेजर है इसके लिए। और ये पहलू जो है क्योंकि अब डेवलप हो रहे हैं, इसीलिए जनरल पब्लिक को इसकी बहुत भनक नहीं है, लेकिन ये सब हमारे आयुध में काम आते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट। सर इस पे जो कोई प्रश्न हो अनुवांशिक तो। हो जी सर, कोई जो अनुवांशिक होते हैं तो क्या, सर अनुवांशिक जो होते हैं, हेरिडिटी जो होती है, तो क्या हेरिडिटी में सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर ही होगा या कोई और भी कैंसर हो सकते हैं? नहीं, कई कैंसर होते हैं। स्टमक होता है, कोलन होता है, ब्रेस्ट होता है, लंग का होता है, मुंह का होता है, तो उसमें तमाम होते हैं। जैसा मैंने कहा, अब धीरे धीरे उनकी परत खुल रही है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर रिसर्च चल रही है वैसे वैसे उनकी परत खुल रही है। तो ये इस डरना नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात। एक अनछुआ पहलू सर यह है कि भोजन का क्या असर होगा। बिल्कुल। देखिए, भोजन, आदमी की पर्सनालिटी जो है भोजन से बहुत कुछ अफेक्टेड होती है। और भोजन जो है वो तरह तरह के जब पचता है, लीवर में स्टमक से लीवर में जाता है, तो वो तरह तरह के टुकड़ों में बिखर जाता है। जैसे दूध है, दही में बिखरता है, लस्सी में बिखरता है, और घी में बिखरता है, छाछ में बिखरता है, दूध रहता है। और पांचों चीजें जो बनती हैं वो एक दूसरे से मिल नहीं सकती, फिर अलग अलग हो जाती हैं। और इन पांचों का देखिए असर कितना व्यापक होता है। दूध ले लीजिए तो शरीर के लिए बड़ा पाचक होता है, अच्छा होता है। उतनी दही पी लीजिए तो हार्ट के आर्टरीज, धमनियां बंद हो जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा। तो देखिए ना, तो इसीलिए जब खाना लोग खाते हैं तो उसका जो अवयव उत्पन्न होता है शरीर में, उसमें बहुत से ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पे जो सेल्स होते हैं प्रोटेक्टिव, उनको हार्म करते हैं। तो वो उसको कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है, मल्टीप्लाई करते 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 वो गांठ में बदल जाते हैं, वही है कैंसर। बड़ा सिंपल एग्जाम्पल है। आप एक बच्चे को डांट दीजिए, ऐसा मत करो, नहीं करेगा। उसको एक चपत लगा दीजिए तो जरूर करेगा। डंडे से मारिए तो आपको भी मारेगा, घर से भाग जाएगा, तो एक मर्डर करके जेल में मिलेगा। तो ऐसे ही कैंसर की उत्पत्ति होती है खाना पदार्थों से जो उनके टुकड़े होते हैं। जैसे तंबाकू है, उसके 260 चीजों में विभक्त होता है। बताइए, एक खैनी की सुरती जो है 260 चीजों में विभक्त होती है, और वो हर शरीर के हर अंग में जाके वो डैमेज करती है, और उसमें कैंसर पैदा करने की उसकी शक्ति होती है। अब चूंकि वो मुंह में आप खाते हैं, चाहे सिगरेट हो, चाहे खैनी हो, चाहे गुटखा हो, तो वो मुंह में रहती है, तो उसका सानिध्य बड़ा तेज होता है, इसीलिए वहाँ ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। एक बनारस और एक मैनपुरी जिला, जहाँ की सुपारी मशहूर है खैनी सुरती के साथ मिली हुई, इन दो जगहों में मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। और जहाँ पे लोग खैनी नहीं खाते, सिगरेट नहीं पीते, वहाँ मुंह का कैंसर 100, 200, 300 में एक आध मिल जाएगा। यहाँ पे तो 20, 25, 25 1 लाख में मिलते हैं। तो उनकी ये वही खाने का ही तो असर हुआ। इसी तरह अगर आप घी खा रहे हैं तो घी खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन घी अगर एक बार आप उसमें कचौड़ी निकाल लीजिए, समोसा निकाल लीजिए, और उसके बाद वो ठंडा हो जाए, फिर गर्म करके अगर उसको करेंगे, तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उसके वो डिजेनरेट होते हैं, फिर उसमें
कैंसर पैदा करने की गुण आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ बनारस में बहुत ज़्यादा गॉल ब्लैडर कैंसर होता है, और ये कहा जाता है कि बार बार घी से तलने से ही ये काम होता है, क्योंकि तलने से घी जल जाता है। और ये अगर बृहद स्टडी किया जाए तो देखा जाएगा कि अगर खाली आप उबला खाना खा रहे हैं तो ये बीमारी नहीं होगी, और आप बिल्कुल खूब तला हुआ खा रहे हैं तो जरूर होगी। इसीलिए आदमी को एक मिडिल पाथ में रहना चाहिए, उबला भी खाए और तला खाए, लेकिन कम कम तला खाए। तो ये भोजन का ये असर होता है। भोजन का असर ऐसा होता है कि कुछ कंट्रीज में जहाँ की मछली को चिमनी में पकाते हैं और उसको खाते हैं, उसमें ये खाने वाली नली का कैंसर बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ खाना तो ऐसा होता है एफ्लोटॉक्सिन्स जिसमें होते हैं, दाल जिसमें कुछ चीज़ मिल जाता है, उसको खाने से लिवर कैंसर हो जाता है। तो खाने का बड़ा व्यापक असर होता है। लेकिन भारतवर्ष में अमूमन जो हम लोग खाना खाते हैं वो अच्छा होता है, उसमें यही तलना नहीं चाहिए, सुर्ती न कहीं किसी रूप में हुई वगैरह वगैरह। सर, डॉक्टर स्मिता भटनागर जी पूछ रही हैं आपसे कि आनुवांशिकता को रोका नहीं जा सकता है? जो 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 चीजें आनुवांशिक हैं, जो जिस जगह के कैंसर, क्या उस आनुवांशिकता को, उस हेरिडिटी को रोका नहीं जा सकता है? नहीं, आनुवांशिकता देखिए वो तो जीन्स में है, वो चल रहा है। तो जैसे BRCA जीन्स है, उस मालूम है ये क्या करता है, तो उसको आप उसके लिए आप सजग रहिए, देखते रहिए। और या तो फिर उसको जैसे जो महिला से महिला में जा रहा है उसमें फिर शादी वादी का बंधन लगाइए, कुछ करिए, तो वो सब ठीक नहीं है। तो उसको रोकने के लिए अभी जैसे मॉलिक्यूलर बुलेट्स जो कि वही जीन्स को ख़त्म कर दे, अब उसके ऊपर रिसर्च तो चल ही रहा है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है ऑफ द शेल्फ कि दुकान में जाके टैबलेट ले लिया कि आनुवंशिकता ठीक हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है? सुन नहीं पा रहा हूँ सर हाँ जी सर, मनीषा शुक्ला जी हैं, मनीषा मिश्रा जी, वो लिखती हैं कि आनुवांशिकी रोग को जेनेटिक लेवल पर मैनिपुलेट करके दूर किया जा सकता है ना? मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसको बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। वो आप कैसे शादी कैसे रोक देंगे घर में बच्चे की? अगर अगर मदर को BRCA जीन्स है ब्रेस्ट वाली और अंडाशय वाली, तो उसकी बच्ची की शादी मत करिए जिससे उसको फिर कोई बच्चा ना हो। तो ये संभव शायद ना हो। अगर वो ब्रेक करेंगे तभी तो रोक पाएंगे, नहीं तो कैसे रोक पाएंगे। इसीलिए जेनेटिक बुलेट्स टाइप का एक विचार है कि उससे वो जीन्स ही खत्म कर दिए जाएं। अगर ऐसा संभव है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी 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 तुरंत संभव नहीं है। आपने ऑयल की बात की कि किस तरह का ऑयल खाना है या ये, तो वो रानी बर्मन जी BHU से हैं, वो पूछ रही हैं कि सो विच ऑयल वी शुड ईट? ऑयल सब आपको खाना होगा, क्योंकि ऑयल से आपकी पाचन क्रिया ठीक होती है। ऑयल खाने से तमाम विटामिन होते हैं जो घुल जाते हैं, शरीर में जाते हैं। टीबी का सबसे बड़ा शत्रु ऑयल ही होता है। तो ये सब ऑयल तो आपको खाना होगा, लेकिन ऑयल को डीनेचर मत करिए। आप उसको उबाल उबाल के उसके दुर्गुण न निकाल लीजिए। ऑयल चाहे जो खाइए। अब ऑयल का कैंसर पे तो है ही है, लेकिन ऑयल का सबसे अच्छा जो पहलू होता है वो हार्ट पे होता है। तो हार्ट वाला ही फिर देखिए ना, आप देखती हैं कि ये ऑयल खाओ वो ऑयल खाओ। हम बोलना नहीं चाहते इस प्रोग्राम में, बिकॉज हो सकता है उसमें कुछ किसी को बुरा लगे, लेकिन अमूमन जो बीज से ऑयल निकले, सीड से, वो अच्छे होते हैं। और जो भूसी से निकले वो भी अच्छे होते हैं, उतने अच्छे नहीं होते। तो सीड ऑयल का हम एग्जांपल दे सकते हैं, सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, ऑलिव ऑयल,
सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, ये सीड को पेरते हैं तो ऑयल निकलता है। और नॉन सीड ऑयल जो होते हैं, जैसे ये धान के ब्रान का ऑयल होता है, तो वो सीड से नहीं होता, वो छिलके से होता है, तो वो हल्का बहुत होता है, तो उसकी बड़ी वो है। लेकिन जो सीड वाले ऑयल होते हैं वो हेल्दी ज़्यादा होते हैं। ये है कि उनकी मात्रा आपको कंट्रोल करना पड़ता है। कड़वा तेल, वैसे सरसों का तेल जो है उसके बहुत गुण हैं। सर रानी बर्मन जी और ये पूछती हैं क्वेश्चन कि कितने वर्ष बीत जाने के कैंसर के दोबारा होने का खतरा नहीं होता है, कि कोई पेशेंट को अगर कैंसर हो गया है तो कितने वर्ष के बाद सोचे कि हाँ अब कैंसर मुझे नहीं होगा दोबारा। ये कहना तो ठीक नहीं है कि कितने वर्ष बाद कहें कि नहीं होगा, वो कभी भी हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर किसी को कैंसर हो गया है और स्टेज 1 में है और उसका ट्रीटमेंट हो गया है, तो उसको क्योर्ड 15 साल बाद बोलते हैं। 2 से 3 साल के अंदर उसके फिर से होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे चांस खत्म हो जाता है। जब 15 साल हो जाता है तब उसको कहते हैं क्योर्ड है। अब होता यह है कि जब पेशेंट ट्रीटमेंट किया तो 3-3 महीने में 2 साल देखते हैं, 6-6 महीने में 2 साल देखते हैं, उसके बाद हर साल करके अगले 11 महीने साल देखते हैं, तो 15 साल हो जाते हैं पूरे। 15 साल हुआ तो क्योर हो गया, तो पेशेंट उस कैंसर से छुटकारा पा गया। लेकिन अगर और कोई कहीं पे है कैंसर का, वो तो हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो उस कैंसर से छुटकारा तभी हम कहेंगे जबकि 15 साल बीत जाएंगे। और इसको भी सिंक्रोनस और मेटाक्रोनस नाम दिया गया है। सिंक्रोनस अगर 6 महीने के अंदर फिर से हो गया, यानी जो साथ ही साथ हुए थे, एक 6 महीना पहले मिला, एक 6 महीना बाद मिला। और मेटाक्रोनस जो कि 6 महीने के बाद मिले, ये इसकी मतलब यह है कि वो नए बीज से अंकुरित हुआ है। इस तरह से उसको देखते हैं। सर क्या टेंशन भी एक कारण होता है, हो सकता है कैंसर के? टेंशन तो देखिए, जैसे जैसे बरसात में सब कुछ भीग जाता है, चाहे पृथ्वी हो चाहे पेड़, इसी तरह टेंशन भी मनुष्य को हर तरह से जोड़ता है। टेंशन जब होता है तो कुछ हार्मोन्स बनते हैं शरीर में। वो हार्मोन्स जो होते हैं वो हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करते हैं, आंखें लाल कर देते हैं, आंखों की साइज छोटी हो जाती है, गाल पे लालिमा आ जाती है, भूख खत्म हो जाती है, मुंह सूख जाता है। ये सब उसी हार्मोन का इफेक्ट है। तो ये हार्मोन सेल रेगुलेशन में भी इफेक्ट करता है, और इस तरह से ये इम्यूनिटी को भी कम करता है। तो इस तरह से अगर ये इस तरह से कर रहा है और कोई कैंसर पनप रहा है, तो जब टेंशन होगा तो उसको मौका लग जाएगा कि और तेजी से बढ़े। तो टेंशन कैंसर प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन टेंशन की वजह से उसको छत्र छाया मिल जाती है बढ़ने की। इसीलिए टेंशन तो करना ही नहीं चाहिए, हमेशा मुस्कुराना चाहिए। सही बात है सर कि मुस्कुराना, हंसना, खुश रहना, ये सब बीमारियों पर हावी हो जाता है। लेकिन ये भी मुश्किल काम होता है कि हर हाल में, हर स्थिति में, हर सिचुएशन में कोई मुस्कुराता रहे और हंसता रहे। और सर एक और क्वेश्चन है कि ब्रेन कैंसर में रेडिएशन के बाद फिर से बढ़ सकता है? रेडिएशन के बाद भी कैंसर हो सकता है, हो ब्रेन सकता है कैंसर पे? जरूर। ब्रेन कैंसर हाँ फिर से हो सकता है। तो क्योर मैंने बताया ना, जो अप्लाई मैंने अभी बताया कि जो 15 साल, तो ब्रेन में थोड़ा कम टाइम होता है उसमें, लेकिन वो फिर से होने की चांसेस तो होती है। लेकिन जो आपने कहा मुस्कुराना हंसना हर हालत में संभव नहीं है। हर हालत में अगर संभव है तो उसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, कि चाहे जो हो,
चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, हमारा जो नज़रिया एक ही रहेगा। इसी स्थित प्रज्ञ जो होते हैं उनको कैंसर पेंसर नहीं होता, उनको टेंशन भी नहीं होता। एक हमने किताब पढ़ी थी, डाई एम्प्टी, खाली मरें। उसका मतलब ये था कि आप अपने इमोशंस को यही खर्चा करें, अपने धन को यही खर्चा करें अपने जीते जी, और अपने संबंधों को सुदृढ़ बनाएं यहीं पे जीते जी। मरने के बाद नहीं कि आप मर जाएंगे तो कोई आपकी फ्रेंडशिप को ये करेगा वो करेगा, वो सब तो होता रहता है, वो सब तो पत्थर लगते रहते हैं। लेकिन स्थित प्रज्ञ होना, हर हालत में वही मेंटल स्टेटस को रखना ही बहुत बड़ी कामयाबी है। हमने तो देखिए कैंसर, हम जनरल सर्जन थे तो हमने कैंसर ले लिया क्योंकि हमें दिखा कि यही अच्छा है। लेकिन हमारे पास 100 मरीज कैंसर के एक जमाना था जब आते थे, तो उसमें 25 से 30% 100 में स्टेज 2 के होते थे। स्टेज 1 का तो कभी आ गया तो हम लोग लड्डू बांटते थे, और बाकी जो थे स्टेज 3 और 4 के आते थे। तो समझ लीजिए कि 60 से 70 मरीजों को नमस्ते करके हम उनको अच्छी खबर नहीं दे पाते थे, लेकिन हम अपने को स्थिर रखते थे, तो मरीज दवा ले लेता था। तो उसका ये साइड इफेक्ट हुआ जो पर्सनल आप बीती में सुना रहा हूँ, कि मरीज आएगा 2 साल बाद, कहेगा पिताजी तो नहीं रहे डॉक्टर साहब, आपने बहुत कृपा की, लेकिन आप जरा भी चिंतित नहीं दिखे हमें बताने में, तो हम लोगों को ये विश्वास हो गया कि पिताजी ठीक हो जाएंगे। तो मतलब वो भी खतरा आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन ऐसे ही करना होगा। तो एक अनछुआ पहलू, शायद हम लोग भटक गए हैं थोड़ा सा, एक अनछुआ पहलू है जो कि बहुत ज़्यादा हम उसको पाते हैं, लोग इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं कि इसका प्रेडिक्शन आप कर सकते हैं क्या कि किसी को कैंसर हो जाएगा। तो आप कहें तो 1 मिनट बता दूं मैं। तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं किसी को कैंसर हो जाएगा अगर वो सिगरेट पी रहा है। अगर वो 10 साल 2 सिगरेट पिएगा तो उसको लंग का कैंसर होगा। अगर वो 10 साल खैनी खाएगा 2 बीड़ा रोज, तो उसको मुंह का कैंसर होगा। अगर वो हमेशा ही टेंशन में रहेगा तो उसको पेनक्रियास का कैंसर होगा। अगर वो बीड़ी पिएगा, धुएंधार जगह में रहेगा, तो लंग कैंसर उसको होगा। इसी तरह से एनिलीन डाइज वगैरह होती हैं, डाई फैक्ट्री में काम करेगा तो यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर होगा। और बहुत सी तली चीज़ें खाएगा तो उसको गॉल ब्लैडर का कैंसर होगा। तो ये प्रेडिक्शंस होते हैं कि ऐसा अगर एनवायरनमेंट है तो कैंसर हो सकता है। जैसे आप गर्मी में धूप में चलिए तो लू लग सकती है, जाड़े में भी कम कपड़े पहन के चलिए तो आपको निमोनिया हो सकता है। अलूल जलूल उधार लेते जाइए और उसको वापस करिए तो दिवालिया हो सकते हैं। इम्तिहान आने वाला है, पढ़िए ना तो आप फेल हो सकते हैं। जिस तरह से जिंदगी में हर चीज को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसी तरह कैंसर होने को भी अगर उसके नॉन कॉस्ट जुड़े तो आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हमारी माताएं बहनें सबसे अच्छी टीचर होती हैं और सब जानती हैं किसको क्या करना है, क्या करना है, क्यों सिगरेट पिया, क्यों सुर्ती खाया, क्यों तुम तला खाना मांग रहे हो, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि अगर हो जाए, अगर ना हो तो प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं। अगर हो जाए और जल्दी पकड़ में आ जाए स्टेज 1 में तो सेकेंडरी प्रिवेंशन बोलते हैं। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में अगर कहीं छोटी सी गांठ मिल गई, छोटा सा तिल मिल गया, खांसी आ गई, तुरंत एक्सरे करा लिया, वजन घट रहा है, तुरंत अल्ट्रासाउंड पेट का करा लिया, तो डॉक्टर से मिल लिए, जानकार डॉक्टर के पास चले गए तो पकड़ में आ जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। सारे विश्व में आज ब्रेस्ट कैंसर 1930 में 5 साल जिंदगी होती थी महिला की, 5 साल 5 साल जिंदगी। अगर आज महिला का कैंसर पता लग गया 30 साल पहले 1930 में,
तो उसकी उम्र होती थी 5 साल और जिएगी, और आज अगर उसको पता चला कैंसर हो गया तो उसकी ज़िंदगी नॉर्मल हो जाएगी। जैसे नेशनल सर्वाइवल रेट 70 साल है तो 70 साल रहेगी। तो ये असर हुआ है जल्दी जल्दी पकड़ने का, काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। सर हमारे एक व्यूवर्स ये भी पूछ रहे हैं कि जैसे कुछ बच्चियों को या लड़कों को कम उम्र में अगर कैंसर हो जाता है तो क्या वो मैरिड हैं और कम उम्र में हुआ है कैंसर, तो क्या वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपना परिवार आगे बढ़ाने के लिए सोच सकती हैं बच्चे के बारे में? हाँ, अगर देखिए कम उम्र के, एक चीज़ और बता दूं कि महिलाओं के लिए, कम उम्र की महिलाओं के लिए अब कैंसर का टीका भी आ गया है। तो वो बच्चियों के लिए होता है, उनका रजस्वला कम होने के उम्र पहले। सर, कम उम्र को भी आप 14 डिफाइन कर दीजिएगा, कितने से 14 कितने साल तक को कम 14 उम्र आप कहें? 14 साल के पहले, और जब उनका कांटेक्ट पुरुष से नहीं होना चाहिए उसके पहले, और पीरियड आए उसी के आसपास, लेकिन पुरुष से कांटेक्ट ना हुआ हो, अगर उस समय उनको टीका लग जाता है तो उनको सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। वो वायरस के खिलाफ टीका होता है, और ये अब तो बाजार में भी मिलता है और अच्छी चीज़ है, लोग लगवाते हैं। इंग्लैंड वगैरह में तो कंपलसरी है, ये गवर्नमेंट लगवाती है, यहाँ भी होना चाहिए। और रही बात, अगर कम उम्र में कैंसर हो गया, पुरुष को हो गया किसी जगह का, तो जननांग उसके अफेक्टेड नहीं होने चाहिए, तो बच्चा होने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर महिला है और जननांग अफेक्टेड नहीं है तो बच्चा होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बहुत से बच्चियों को ओवरी का कैंसर होता है, तो उसमें सारा प्रिकॉशन लेते हुए एक ओवरी निकाली जाती है, दूसरी को प्रिजर्व किया जाता है। अगर वो प्रिजर्व करने लायक नहीं है तो दवा दे के उसके अंडे पैदा कराए जाते हैं, और उनको फ्रिज में -80 डिग्री सेंटीग्रेड में फ्रिज में रखते हैं। और जब वो क्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो 4 साल 10 साल 20 साल बाद उन्हीं अंडों को निकाल के थॉ करके, और उसके एक प्रक्रिया के तहत उसको भ्रूण बना के उसके हस्बैंड से और उसके उसके बच्चेदानी में उसको स्थापित किया जाता है और बच्चा हो जाता है। तो वो बच्चा बन सकता है और हेल्दी होता है। सर एक्चुअली जो हमारे जो व्यूवर्स हैं, वो इसलिए ये चीज पूछा, जैसे आनुवांशिकता की जब बात हो रही थी, जेनेटिक की जब की बात की, ये जेनेटिक हो सकता है, तो उनका यही मतलब कि कम उम्र में जैसे है हो गया और वो मैरिड है, उसके बाद जो है जब होता है तो क्या वो फिर वो बच्चे में कभी भी ट्रांसफर हो नहीं, सकता है या? नहीं, ऐसी बात नहीं, वो बच्चा नॉर्मल होगा। अनुवांशिक का मतलब ये नहीं है कि सबको हो जाए, 1 लाख में 2-3 को होता है, 4 को होता है बस। खाली BRCA जीन जो होता है उसी में ज्यादा होता है, तो वो अगर है तो उसका प्रिकॉशन रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल बच्चे होते हैं, नॉर्मल बढ़ते हैं। दवाओं का जो इतनी दवाएं चलती हैं उस सब का कोई ऐसा कोई नहीं कि कोई साइड इफेक्ट हो बच्चे पर भी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं दवाओं होगा? कीमोथेरेपी है, उसकी साइड इफेक्ट तो होती है, लेकिन वो टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती। सर अब हम आते हैं इस बात पे कि आपके पास तो बहुत मरीज आते हैं, जाहिर सी बात है कि जैसा कि मैं अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहती हूँ कि शुक्ला सर पहले सर्जन थे, कि कोई भी सर्जरी जो होती है कि कॉमन सर्जन जो होते हैं कि कर जनरल। सकते हैं, जनरल सर्जरी होती है जो, लेकिन जब आपने देखा कि उसी जनरल सर्जरी में के डिपार्टमेंट में भीड़ लगी हुई है और उस भीड़ में कैंसर पेशेंट भी है, तो आपको ये लगा कि नहीं, कैंसर पेशेंट को हमें अलग से ट्रीट करना चाहिए, ये जनरल ये मरीज नहीं है कि हम इनको रोक सकते हैं या कुछ भी। तो इसके लिए आप मेरा ख्याल है कि सर आप खुद बताइएगा कि मुझे जैसा मालूम है कि आप फॉरेन गए और वहां से स्पेशलाइजेशन लेकर आए कैंसर का, और आप ही BHO के फाउंडर हैं इसके कैंसर डिपार्टमेंट के। ये कहना गलत होगा कि हम ही ने किया। ये सही है कि मैं इंग्लैंड गया, लेकिन मैंने ट्रेनिंग ली थी मिक्स्ड जनरल सर्जरी और कैंसर सर्जरी, क्योंकि इंग्लैंड में
कैंसर सर्जरी के विभाग अलग नहीं है, एक में है, क्योंकि वहाँ अगर अलग कर दे तो इमरजेंसी करने वाला कोई नहीं होता, तो वो नेशनल नीड है, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो एक बार हम यहाँ आए तो देखिए, जो अगर एक ही काम करें आप तो अच्छा करेंगे, तो खाली कैंसर करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा करेंगे। तो यहाँ रेडियोथेरापी डिपार्टमेंट तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन कैंसर सर्जरी नहीं थी, वो जनरल सर्जरी का भाग था। जनरल सर्जरी मदर ऑफ ऑल स्पेशलिटीज कही जाती हैं। पहले जनरल सर्जरी में एनेस्थीसिया था, ऑर्थोपेडिक्स था, ईएनटी था, आई भी था। हमने कैटरेक्ट का भी आई का ऑपरेशन किया हुआ जब मैं जनरल सर्जन था। तो लेकिन वो सब कर लिया, लेकिन तो कैंसर उसके अलग होने के लिए फिर संसाधन जुटाने की बात होती है। कोई 84 के आसपास में अलग हुआ था, और जनरल सर्जरी विभाग ने इस बात को बहुत इनकरेज किया, बहुत उन्होंने शाबाशी दी और बहुत सब सामान इकट्ठा करके दिया, और धीरे धीरे बढ़ के डिपार्टमेंट हो गया। एमसीएच हम लोग 2002 से एमसीएच भी कर रहे हैं, और उसी में कैंसर हॉस्पिटल मांगा, तो कैंसर हॉस्पिटल बीएचयू में ना आके, और वो टाटा ने यही बीएचयू में ही सुंदर बगिया में बड़ा सा बना दिया, तो बड़ी अच्छी बात की। तो वो भी है, और चूंकि हमने मांगा था कैंसर हॉस्पिटल बीएचयू के लिए, तो बीएचयू में नहीं आया, इसीलिए डिपार्टमेंट वाले सब हम लोग यही बीएचयू में ही है कि हम बीएचयू कैसे छोड़ें, महामना को कैसे छोड़ें। तो वो टाटा का है, तो टाटा का उसमें निज़ाम चलता है, और वो बहुत ही अच्छा है। वहाँ बहुत भीड़ होती है, हम लोग सब केस जो हमारे दुष्कर केस होते हैं वहाँ भेजते हैं। तो इस तरह से हुआ, तो हम कोई बड़ाई नहीं लेते हैं, कोई उसके लिए वाहवाही नहीं लेते हैं। हम भी एक उसमें सैनिक हैं, जैसे सब सैनिक हैं वैसे हम भी हैं। लीडर नहीं बने, सैनिक रह गए। सर कभी कभी कमांडर जो होता है वो अपनी कामयाबी को अपने सैनिकों के साथ सेलिब्रेट करता है। वो कहता है कि हमारी कामयाबी का दारोमदार ये सैनिक है। तो देखिए, उसी तरह से आपने भी ये बात कही। अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ता ना। जब तक हमारा निज़ाम हमारे साथ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। तो निज़ाम भी साथ, वर्कर्स भी साथ, सबको ही साथ, इतना ज़्यादा अपार सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट वाली चीज है ये। अब बताइए, जब 84-85 में 100 केसेस आते थे, तो स्टेज 1 जब आता था तो हम लोग मिठाई बांटते थे, आते ही नहीं थे। 30% स्टेज 2 होते थे और 3 होते थे, बाकी सब स्टेज 4। और आज हालत यह है कि करीब 60% स्टेज 1 और 2 के आ रहे हैं, क्योंकि बदलती व्यवस्था में लोगों का नॉलेज हुई, इम्तिहान उनको इत्मीनान हुआ, और जितने हम लोग हैं सब टीचिंग भी करते हैं। हर मरीज के साथ जब बात पूछते हैं तो 1-2 टीचिंग घूंट उनको पिला देते, तो वो जाके अब घर में करते हैं। महिलाओं का बड़ा योगदान है, महिलाओं को बताते हैं, सुर्ती से होता है तो जाके सारे बच्चों को डांटती है, हस्बैंड से भी मुंह फेर लेती है 1 दिन के लिए। सर डॉक्टर स्मिता भटनागर जी एक बहुत अहम सवाल पूछ रही हैं कि पहले से ज्यादा लोग जागरूक हैं, दवाएं भी बहुत से आ गई हैं, डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, सब कुछ है और लोग जागरूक हुए हैं इन सब कैंसर से लेकर खान पान हर, लेकिन फिर भी पहले से ज्यादा कैंसर नजर आ रहा है। स्मिता जी नमस्कार। ऐसा है कि कैंसर जो बीमारी है अमूमन 40 साल से ज्यादा लोगों को होती है। ये तो किसी भी एज में होती है, लेकिन जो भीड़ होती है 50, 40, 50, 60, यही 20 साल का उम्र होती है, तो इनकी संख्या बढ़ गई है। फिर जागरूक हो गए हैं तो वो आके कह रहे हैं हमें देखिए हो सकता है कैंसर हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले तो गांव से कोई आते नहीं था। अब सड़कें बन गई हैं, प्राइम मिनिस्टर सड़क परियोजना है, बसेस चल रही हैं, बच्चे पढ़ते हैं, मोटरसाइकिलें देखिए ना कितनी ज़्यादा हो गई हैं, तो उस पर सब बैठ के चले आते हैं। और जो टीवी प्रोग्राम चलते हैं उसमें भी जागरूकता बढ़ती है, चारों तरफ पट्टे लगे हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जागरूक करने के।
तो ये जब एक बार ये इस तरह से शिक्षा बढ़ रही है तो ऑब्वियसली और लोग आएंगे, इसीलिए अस्पताल कम पड़ रहे हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 557 मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में। हर मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 या 2 कैंसर के प्रोफेसर या लेक्चरर दे दिए हैं, पहले नहीं था, एक भी नहीं था। तो ये वो डिमांड है ना, डिमांड की वजह से 135 करोड़ हम हैं और 1 लाख में 10 केसेस हमारे यहाँ होते हैं, तो 135 करोड़ में आप गिन लीजिए कितने होंगे। एक 10 लाख में होंगे 100, तो 1 करोड़ में होंगे 1000। 135 करोड़ है तो कितने हो गए लाख, 7 लाख 8 लाख हो गए हर साल पेशेंट। और एक पेशेंट को देखने में 15-20 मिनट का टाइम लगता है, तो 1 घंटे में आप 6-7-8 पेशेंट देख सकते हैं, तो कितने लोग चाहिए। तो ये अमूमन ये तो बढ़ ही रहा है, ये बढ़ेगा। सर कैंसर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बढ़ा हुआ है या ये है कि पहले इतनी नहीं थी, इतना नहीं था कैंसर का, या अब ज्यादा हो रहा है? नहीं, पहले या कैंसर पहले था तो मालूम नहीं पता चलता? हाँ, मालूम नहीं चलता था, ये क्या? पहले कैंसर मालूम नहीं चलता था, अब कैंसर मालूम चल जा रहा है और लोग ज्यादा उम्र भी जीने लगे। जब भारत आजाद हुआ तो 40 साल उम्र थी कि आप जब पैदा हुए तो 40 साल जिएंगे, आज 70 साल है, तो 30 साल तो वही बढ़ गए हैं। और फिर पहले ये ज्यादा तला वाला चीज कम खाते थे, ज्यादा चना खाते थे, जौ खाते थे, जो कि बहुत अच्छा होता है। आजकल तो सब मैदा गेहूं खाते हैं, तो वो भी बदल गया है। तो हर तरह से देखिए ना, ये कशमकश है दोनों की, तो उसी में ये होते हैं, ज्यादा होते हैं इसीलिए। सर एक चीज एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि किस तरह से आप हजारों लाखों इन लोगों को देखा होगा और उनका ट्रीटमेंट किया, कैंसर के जो पेशेंट हैं, लेकिन सर क्या कभी ऐसा लगा कि अरे ये पेशेंट बहुत नहीं चलेगा, लेकिन उसके में हिम्मत थी, उसमें एक जीने का एक जोश था, एक जुनून था कि नहीं मुझे जीतना है, नहीं मुझे इससे लड़ना है? तो ऐसा हुआ कि आपको लगता था कि ये नहीं बचेगा, लेकिन वो अपने हौसला और हिम्मत के बेस पे बढ़ा आगे, कुछ उम्र उसकी जितना आप समझते थे उससे ज्यादा वो जिया, कुछ इस तरह से? देखिए, जो घुड़सवारी करता है वही आगे जाता है। कैंसर पेशेंट में अगर हौसला नहीं होता है तो वो शॉक से मर जाता है। हौसला बड़ी भारी चीज होती है। हौसला जब होती है तो बदन की जो इंटरनल एटमॉस्फेयर, मिलियन बोलते हैं, वो बदल जाती है और जो इम्यूनिटी है बॉडी की बढ़ जाती है और कैंसर को कंट्रोल कर लेती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आदमी लड़े, इसीलिए ये इनको चैंपियंस कहते हैं। ये चैंपियन लड़के ये ठीक होते हैं। दवाई वगैरह तो एक सपोर्ट सिस्टम है, ये लड़के ठीक होते हैं। तो ये इसकी बहुत बड़ी इसकी कंट्रीब्यूशन होती है अपने जोश की। हमने देखा है जोश, हमने देखा है जो आप ही एक नाम ले रही हैं, उनका जोश हमने देखा है, गजब का जोश है। तो जोश से ही तो सब होता है ना काम। और जोश हम खुद ही जोश न दिखाएं तो हम मरीज को नहीं देख सकते। डॉक्टर स्मिता भटनागर भी कह रही हैं कि डॉक्टर साहब का स्वभाव अपने मरीजों के लिए बहुत ही सरल है और हल्का फुल्का है। तो चूंकि अंडर ट्रीटमेंट रह चुकी हैं आपकी, और इसलिए सारी चीजों को वो समझती हैं। और यह हकीकत भी है कि एक डॉक्टर जब हल्के फुल्के अंदाज में मरीज से बात करता है तो पहले तो वो सोच के चलता है कि अब लोग दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी मुझे हो गई, लेकिन जब वो आपके पास आता है तो उससे लगता है नहीं कोई ऐसा खास तो नहीं हुआ, डॉक्टर साहब के चेहरे पे कोई ऐसा रिएक्शन तो नहीं था कि अरे अच्छा ये आपको, नहीं नहीं आपका तो बहुत ज्यादा हो गया, या 4th स्टेज में, कुछ नहीं। आप इतने हल्के से कहते हैं कुछ नहीं, जाओ दवा लगवा आओ। तो इस अंदाज से जो आपको बोलना है उसको लगता है कि नहीं कुछ बहुत नहीं ऐसा नहीं, कोई बीमारी नहीं लग रही है। ये सरल नहीं है।
आप उस दही से पूछिए जिसको मथते हैं तो ऊपर जरा सा घी निकल आता है, तो घी में तो कोई एक्टिविटी नहीं दिखती है, लेकिन दही से पूछिए तो मैं दही हूँ, मैं जो बोलता हूँ वो घी है। हम ऐसे समझा सकते हैं। उथल पुथल तो होते हैं, लेकिन हम अपने उथल पुथल को हमारे बेचारे मरीज के ऊपर क्यों ट्रांसफर करें? वो तो आया है आराम के लिए। देखिए, ये कहा जाता है, सुश्रुत जी ने ये कहा है कि देखिए, हम क्योर किसी को नहीं कर सकते या एकाध को क्योर कर देंगे, लेकिन आराम सबको दे सकते हैं। और दवाई से आराम देते हैं, खाने से आराम देते हैं, लेकिन सबसे पहले जो आराम देने वाली चीज वो क्या है? वो आपकी जीभ है। तो उसको तो यूज करेंगे ना हम। और मरीज को, लेकिन एक बात है, मरीज को धोखा नहीं देना चाहिए। झूठ बोल के आराम नहीं देते हैं उसको। आप उसको बोलेंगे कि उसको समझ ही आएगा कि डॉक्टर क्या कह रहा है, लेकिन वो ढंग जो होगा वो ठीक होगा, और ठीक होना चाहिए। यही पढ़ाते हैं, यही बताते हैं कि आप पेशेंट देखिए, एक बार पेशेंट हमारे पास आ गया तो हमारा पेशेंट है, हम उसको किसी को लग्गी से भी नहीं छूने देते। हमारे मरीज के पास अगर संसाधन है तो बहुत अच्छा, अगर संसाधन नहीं है तो हम संसाधन क्रिएट करते हैं। संसाधन हम 5 जगह से क्रिएट करते हैं। एक तो जो हमसे दवा कहता है, ये दवा लिखो, वो दवा लिखो, उसको उससे दवा लेके हम मरीज को देते हैं। दूसरे फिलैंथ्रोपिक सोसाइटीज हैं, बनारस में बहुत ज़्यादा हैं, उनको फ़ोन करके कहते हैं ये मरीज आया है, हमें आपकी मदद चाहिए। तीसरे, हम प्राइम मिनिस्टर फंड में लिखते हैं, जो कि बहुत पैसा देते हैं, और करीब 100 मरीजों को लिखो तो 80 को तो पैसा आ जाता है। और चौथे, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से पैसा मिलता है। और पांचवें, जो बहुत बड़ी ड्रग कंपनीज हैं वो भी पैसा देती हैं, उनको फ़ोन करते हैं। और जैसे जैसे हम सीनियर हो गए हैं, ऐसे ऐसे बेचारे जो हैं हमारी बात मानते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, हम देंगे पैसा। इस तरह से हम उसको संसाधन जुटाते हैं, और बोलेंगे अच्छा, संसाधन जुटाएंगे, धोखा नहीं देंगे, और प्यार से उसको बोलेंगे, और उसको ये भी कहेंगे देखिए, भगवान के हाथ में जीवन है और बाकी सब हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। ये ठीक करते हैं ना? आप ही बताइए। सर बिल्कुल आपने सही कहा कि भगवान के हाथ में जीवन है, लेकिन हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हिम्मत रखेंगे और हौसला दिखाएंगे, उससे उसको भी राहत होगी। और आपने सही कहा कि किस तरह से आप जान रहे हैं कि ये मरीज बहुत दिन नहीं चलने वाला, लेकिन किस कंट्रोल के साथ और किस शब्दों के जरिए हम उसको तसल्ली दें, उसको ये लगे भी ना कि हम बहुत खतरे में हैं, तो हो सकता है कि उसकी हिम्मत सरवाइव कर जाए, उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा हो जाए आपके बोलने से, आपके कहने से, कि जिसके वजह से वो कुछ और भी लिंगर हो सकता है। नहीं, और हम एक चीज और है कि हमारा जो बिहेवियर है वो मरीज को 3-4 चीजों से उभरने में सहायता करता है। एक तो ऐसा ना हो, कहावत है हमारे गांव में, गाय गई पगहा ले गई, कि बीमारी में मरीज भी नहीं रहा और घर भी बिक गया, खेत भी बिक गया और सब गरीब हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पेशेंट नहीं ठीक होने वाला है तो हम उसको कंट्रोल करते हैं कि इसका पैसा न खर्चा हो। एक नंबर 2, सबसे पहले तो मित्र भाग जाते हैं, तो ऐसा हम बिहेव ना करें कि उसके मित्र पहले ही भाग जाएं। उसके बाद रिलेटिव्स, ब्लड रिलेटिव्स के पहले जो एक्स्ट्रा ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, फूफा जी जैसे हुए, मामा जी, तो हम उनको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, तो वो आना जाना कम हो जाता है। तो उसमें भी डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, हम कैसे उसको कंट्रोल करते हैं अपने अपने शब्दों द्वारा, तो उस सब का ख्याल करते हैं। तो पेशेंट हमारे लिए एक शीशे का वस्तु होता है जिसको हर तरह से धक्के से बचाते हैं। अब फूट गया तो फूट गया, आप क्या कर सकते हैं, पूरा सपोर्ट होता है। सही कहा कि हम उस शीशे को हर सूरत से, आपने बहुत बहुत अच्छा मिसाल दिया, बहुत अच्छी तरीके से इस बात को आपने समझाया कि हम कोशिश करते हैं कि शीशा फूटे ना, लेकिन अगर फूट गया तो क्या कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी पूरी कोशिश रखते हैं कि हर तरह से धक्के से बचाया जाए। और सर ये बहुत बड़ी बात है कि जो आप कह रहे हैं कि हम ये देखते हैं कि ये पेशेंट जाने वाला है, तो उसका पैसा भी ना खर्च हो,
और घर वालों से बता भी नहीं सकते, वो कंडीशन आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होती होगी कि किस तरह से हाँ टैकल करें। हाँ, हाँ कि और उसका पैसा भी बचाना। और ज्यादातर ये होता है कि गरीब तबके के जब मरीज आते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और यूं ही नहीं कहते हैं कि प्रोफेसर एच.एस. शुक्ला भगवान के नहीं, रूप हम में तो सामने है। हम तो वाकई हम में तो सर। बड़े, जी जब से हमने ये अप्रोच लगाया मैं तो बड़ा खुश होता हूँ जब कोई लड्डू लेके या बेनी राम की मूर्ति लेके आता है कि पिताजी तो नहीं रहे लेकिन आपने इतना अच्छा काम किया, आपके लिए थोड़ा स्वीट्स लाए हैं, आप तो आ नहीं सकते थे, प्रसाद ले लीजिए। बहुत खुशी होती है। वाकई में डॉक्टर की का जो एक केयर है, उसकी जो बोलने का अंदाज है, जो कह रहा है वो, तो वो मरीज के लिए और मरीज के घर वालों के लिए, लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और सबसे जी बड़ी बात की सर कहते हैं कि डॉक्टर बहुत कम होता है कि इस बात का ख्याल रखें कि मरीज का पैसा जाया ना जाए, इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं सर। सर आपको हैट्स ऑफ है कि आप इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि मरीज का पैसा ना जाए और इनको कहाँ कहाँ से इनको दिलवाया जाए पैसा। जी जी। और सर मैं चाहूंगी कि आप कोई ऐसी चीज जो हम लोगों के लिए जरूरी है, सोसाइटी के लिए जरूरी है, समाज के लिए जरूरी है, कैंसर पेशेंट के लिए जरूरी है, जो सरवाइव कर चुके हैं उनके लिए जरूरी है, कुछ ऐसी बात बोलिए। नहीं, कैंसर पेशेंट जो होते हैं, देखिए कैंसर की बीमारी बहुत सी बीमारियों से अगर चूज करना हो तो अच्छी होती है। हार्ट अटैक फॉर एग्जांपल कभी भी आ सकता है, कैंसर में ऐसा नहीं होता। जिसको हार्ट की बीमारी होता है ओलंपिक में नहीं जा सकता। जिसको कैंसर की बीमारी होती है, युवराज सिंह ने सेंचुरी ठोक दी कैंसर से ठीक होने पे। कितने कैंसर के पेशेंट्स हैं जो कि, तो कैंसर बुरी चीज़ नहीं है, हिम्मत रखना चाहिए और इसको ऐसे ही लेना चाहिए कि अरे ये भी तो बीमारी है, ये भी तो कैंसर हुआ है तो हाओ, यहाँ पे जैसे बनारस में बोलते हैं, डरिए मत। बिल्कुल सही आपने कहा कि सर कि इसको इतना हल्के, इतने लाइट उसमें लिए लेना चाहिए कि जिसको ये ना लगे कि हाँ, हर लोगों के जबान पे यही रहे कि अरे कैंसर ही तो है, कौन सी जान चली जाएगी, इस कौन तरह सी की बड़ी चीजें। चीज़ है। जी। और सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस तरह की चीजें आप कर रहे हैं और आप करते हैं, और कल आप हम लोगों के साथ रहेंगे क्योंकि कल हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू के हॉस्पिटल में जो कैंसर डिपार्टमेंट है उसमें हम लोग जाएंगे और सर हम लोग हमारे साथ होंगे। हम लोग उनको बूस्टअप करने के लिए पहुंचेंगे और जो जो कैंसर पेशेंट जो सरवाइव करके जीवन धारा में, मुख्य जीवन धारा में आ चुके हैं, उनके साथ हम लोग पहुंचेंगे और उनको दिखाएंगे कि देखिए ये अच्छे हो गए हैं, अब सारे काम कर रहे हैं और मुख्य धारा में समाज के चल रहे हैं। तो उनको लेकर हम लोग कल पहुंचेंगे इंशाल्लाह जरूर। और सर इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने काशी कला कस्तूरी को अपना कीमती वक्त दिया। मैं भी बहुत आभारी हूँ कि मुझे आपने टीवी पे लोगों को दिखाया। धन्यवाद सर। हाँ सर, मैं क्या कर पाऊंगी, लेकिन ये है कि आपकी बहुत बहुत एहसानमंद हूँ कि आप जब आपकी वजह कहेंगे से हमारे मैं जो फिर अगर हमारे जो हमारे कोई और पहलू लेके कैंसर पे कभी आप फिर बात कर सकती हैं आप हमसे। जी 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 सर, बहुत मैं बहुत जरूर धन्यवाद। किसी न किसी और पहलू पे जी हम लोग बात करते जी रहेंगे क्योंकि हाँ, आप काशी कला कस्तूरी के साथ है और हमेशा रहिएगा, इस उम्मीद के साथ हम सभी दर्शकों से, सभी व्यूअर्स से, सभी अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं। तब तक के लिए, अगले बहुत बहुत एपिसोड धन्यवाद। तक के लिए नमस्कार। टेक केयर। नमस्कार। सर उसको लीव कर दीजिए।